हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और आपको पसंद आ रहे होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। इससे पहले हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और लाइफ प्रोसेसेस को डिस्कस कर चुके हैं। लाइफ प्रोसेस को हमने एज अ होल डिस्कस किया था, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स इन शॉर्ट कवर किए थे। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन इन अमीबा से। अमीबा क्या होता है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेल्युलर मीन्स इसमें सिंगल सेल होता है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं। इनमें एक सेल होता है, इसलिए यूनिसेल्युलर कहा जाते हैं। और ये जो होते हैं ये नॉर्मली प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है ना। और हम जो अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्वेटिक प्रोटोजोअन एनिमल है। ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर पूल्स में पाया जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये वो वेजिटेशन लेता है। ये कुछ तो नॉर्मल प्रोटोजोन्स ही ईट करता है, लेता है, और कुछ प्लांट वेजिटेशंस जो ऑर्गेनिक मैटर को लेता है, और कुछ बैक्टीरियाज को भी लेता है एज अ न्यूट्रिएंट। उसके पास कोई माउथ नहीं होता। अमीबा हैज नो माउथ फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। ये फीड करता है माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स पे, बैक्टीरिया पे, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स पे, और फ्लोट करता है वाटर बॉडीज पे। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। जैसे पहले भी मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें बॉडी के अंदर पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है, नॉट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, नॉट एक्सटर्नली, इट इज इंटरनल डाइजेशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस अमीबा का भी रहता है। और जो इसका न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगो मीन्स एनगल्फ करना, ये एनगल्फ करना, और साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर। सेल के अंदर एनगल्फमेंट होना किसी फूड पार्टिकल का, ये प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस, और ये पर्टिकुलरली अमीबा द्वारा किया जाता है। अब इस फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को भी हम डिवाइड करेंगे। जैसे हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड करते हैं कि कैसे डाइजेशन हुआ, कैसे न्यूट्रिएंट लिया गया, कैसे वो डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एसिमिलेट हुआ। ऐसे ही अमीबा के केस में भी हम डिवाइड करेंगे। जैसे अमीबा में क्या है, अमीबा में एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एक वैक्यूल टाइप का एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा फूड को रखने के लिए। अमीबा के कुछ एक बॉडी ऑर्गन्स तो नहीं होते हैं, तो वो कैसे करता है, वो क्या करता है, फूड पार्टिकल के अराउंड अपने स्यूडोपोडियास को फैला लेगा। कैसे कर लेगा? स्यूडोपोडियास जो है उस फूड मटेरियल को एनगल्फ कर लेंगे, उसको सराउंड कर लेंगे। जैसे ही वो फूड पार्टिकल सराउंड होगा तो वो एक फूड वैक्यूल के फॉर्म में सेल के अंदर आ जाएगा। जब वो सेल के अंदर आ गया तो धीरे धीरे उस फूड का सॉल्युबलाइजेशन होगा, वो डाइजेस्ट होगा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस द्वारा। और वो डाइजेशन जब होगा, जब वो सॉल्युबल पार्टिकल डाइजेस्ट होंगे, तब डाइजेस्ट होने के बाद यही जूस जो होगा उसका पूरे सेल में आ जाएगा, ठीक है। वो सेल में आने के बाद वो एसिमिलेट होगा, पूरे सेल द्वारा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना। और फिर उसके अमीबा के मूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए उसका फंक्शन होगा। तो क्या होता है कि जब स्यूडोपोडियास जो है आपके निकल के उस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं, तो फूड जो मेम्ब्रेन होती है फूड वैक्यूल की, वो फूड वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी फैल जाती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये फूड पार्टिकल आ जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, वही इस फूड पार्टिकल को सॉल्युबलाइज करते हैं। इस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन से ही जो फूड पार्टिकल होता है वो सॉल्युबलाइज होता है, डिसॉल्व होता है, और उसी के डिसॉल्व के जो कंपोनेंट्स होते हैं वही साइटोप्लाज्म में मिल जाते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है, जो फूड कंपोनेंट्स साइटोप्लाज्म में आते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है ना। डिफ्यूज हो जाते हैं फूड पार्टिकल्स इन द साइटोप्लाज्म। जब ये सॉल्युबलाइज हो गया तो ये साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं पार्टिकल्स, और फिर ये सेल द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं। जो ये हमारा सेल द्वारा यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है, इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब जो फूड पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है वो एंटर होके डाइजेस्ट हो गया, एब्सॉर्ब हो गया, लेकिन बॉडी द्वारा यूटिलाइज जब होगा,
इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब होता है इसका इजेशन। इजेशन भी ऐसे ही होता है, जो फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हुआ अमीबा द्वारा, वो फूड पार्टिकल क्या होता है, वो फूड वैक्यूल के ही थ्रू जो है बाहर निकलता है। सूडोपोडियास अपने जो होते हैं वो वापस अपने कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है ये बाहर निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। ठीक है, इजेशन कहते हैं मतलब बॉडी से बाहर जाना। अमीबा की बॉडी से फूड पार्टिकल का, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, उसका बाहर निकलने के प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अमीबा का न्यूट्रिशन। इसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फेगोसाइटोसिस, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू फेगोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता ही होगा। फ्रॉम द इंजेशन टू इजेशन पूरे बॉडी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैरी होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। माउथ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, क्योंकि हम इनटेक करते हैं फूड का माउथ द्वारा ही। ठीक है, और हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल पूरे बॉडी पार्ट्स को बनाते हुए डाइजेशन करती है। अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन किस तरह का डाइजेशन, जिस तरह के कंपोनेंट्स लेते हैं। तो हम जो फूड लेते हैं वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर भी हम इनटेक करते हैं। तो ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होना, हमारी बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब होना, एसिमुलेट होना, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, उसका यूटिलाइजेशन हो, ये डिपेंड करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। कभी कहते हैं कि डाइजेशन आपका अच्छा नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनका अपना अपना रोल होता है डाइजेशन में। तो जब हम फर्दर टेस्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, तब पता चलता है ये ऑर्गन वीक हो गया तो उसका मेडिकेशन चलता है। तो number of organs are involved in this digestion process. We will discuss about the whole digestive system here. Fine. First हम करेंगे माउथ से स्टार्ट। माउथ से लेके एनल ओपनिंग तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, माउथ क्या करता है, माउथ फूड को इनटेक करता है। इट इज गार्डेड बाय 2 लिप्स। फिर इस माउथ के अंदर आते हैं टीथ, टंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सलाइवा होता है, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा सीक्रेट होता है। बात करते हैं माउथ की। तो माउथ से हम जब स्टार्ट करते हैं तब हमारे को सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक तो सलाइवा का होता है और होता है टीथ का, क्योंकि टीथ ही वो पार्ट्स होते हैं जो टीथ जो है ग्राइंड करते हैं, टीथ को कट करते हैं। पहले फूड मटेरियल जो भी आपने लिया, विचएवर फॉर्म इट इज, आपने जिस फॉर्म में भी लिया, तो वो फॉर्म को डिसॉल्यूबल कंपोनेंट में, सॉल्यूबल कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करना, उसको बिल्कुल मैश करना, वो हमारे अलग अलग टीथ का रोल होता है। ह्यूमंस हैव इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ओके, दीज 4 टाइप ऑफ टीथ वी हैव। और ये 4 टाइप ऑफ टीथ जो होते हैं, ये इनका अलग अलग, मतलब ये जैसे 2 पेयर ऑफ इंसिजर्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ कैनाइन्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर्स होते हैं और 3 पेयर ऑफ मोलर्स होते हैं। ये टीथ जो होते हैं, इनका फूड पार्टिकल के ऊपर अलग अलग क्रश एंड कट का रोल होता है। ये क्रश एंड कट करके फिर ग्राइंड होते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स द्वारा, और फिर ग्राइंड होने के बाद फिर ये आपकी बकल कैविटी में जाते हैं, फिर फेरिंग्स में जाते हैं, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा एक सिस्टम होता है। फर्स्ट माउथ, देन बक्कल कैविटी, और जिसको ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, फिर फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरे जितने भी पार्ट्स हैं, और बीच बीच में हम और भी पढ़ेंगे, जैसे हम लिवर के सीक्रेशंस जो होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ बाइल,
पैनक्रियास का क्या होता है, पैनक्रियास का सिक्रेशन, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अब ये जो टीथ के बारे में हम डिस्कस करते थे, तो एक जॉ में 16 टीथ होते हैं और एक ह्यूमन एडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। इंसिसस बहुत शार्प होते हैं, उनकी कटिंग एजेस होते हैं, तो नेचुरली इंसिसस का काम होता है फूड को कट करना। और कैनाइज जो होते हैं वो पॉइंटेड टीथ होते हैं, उनका काम होता है टीयर करना, टीयर कर देना पूरे उस फूड मटेरियल को। फिर प्रीमोलर्स और मोलर्स ग्राइंडिंग, एक मशीन का ग्राइंड करने का वर्क करते हैं। जैसे आपके मिक्सी में ग्राइंडर्स होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, मसालों को ग्राइंड करना, चर्न करना, तो वही काम हमारे प्रीमोलर्स और मोलर्स का होता है। और ये इन सारे टीथ के वजह से क्या होता है कि जो फूड होता है हमारा वो बिल्कुल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, जिससे हम इजीली उसको च्यू कर पाते हैं, सॉफ्ट हो जाता है और हमें स्वेलो करने में इजी होता है ना। हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3। ये बाय वाला जो है ये ऊपर और नीचे के जॉस में प्रेजेंट इंसिजर्स कैनाइज के रेशियो है। तो ये हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है एक ह्यूमन एडल्ट का। नाउ जब फूड आता है, ये टीथ कट होके और सॉफ्ट बनके सलाइवा से वो करके, देखिए इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है, बकल कैविटी में। टीथ ने कट कर दिया, ग्राइंड कर दिया, उसके बाद बकल कैविटी आती है। ये बकल कैविटी क्या होती है, ये बकल कैविटी वो स्पेस एरिया होता है जो माउथ के अंदर होता है और ईसोफेगस से पहले होता है, ठीक है ना। वो फूड पाइप जो ईसोफेगस है उससे पहले और माउथ के बाहर जो कैविटी लाइक की जो एरिया होता है उसे बकल कैविटी कहते हैं। इसमें 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकेंड इज सबलिंगुअल ग्लैंड और थर्ड इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड वो होता है जो फेस के साइड में प्रेजेंट होते हैं, ये फेस हमारा जो फेस है उसके साइड में प्रेजेंट रहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, टंग के लोअर पार्ट में, टंग के फ्रंट पार्ट में, है ना। टंग के फ्रंट पार्ट में जो प्रेजेंट होते हैं वो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये लोअर जॉ के अलग अलग एंगल्स में प्रेजेंट होते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और इन्हीं का मेन फंक्शन होता है सलाइवा को सीक्रेट करना थ्रू डक्ट्स। सलाइवा में क्या चीज होती है जो फूड को सॉल्यूबल बना देती है, सलाइवा में होता है थोड़ा वाटर, सॉल्ट्स, म्यूक्सिन एंड सम एंजाइम ट्यालिन। ये एंजाइम ट्यालिन जो होता है ये फर्स्ट डाइजेस्टिव स्टेप होता है, इसका मेन रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी डाइजेशन करना। मतलब कोई भी हम फूड मटेरियल ले रहे होते हैं अपने माउथ के अंदर, तो उसका प्राइमरी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही, क्योंकि एंजाइम टैलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जो टैलिन एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट कर देता है। ये स्प्लिट कर देता है स्टार्च को, ग्लाइकोजन को माल्टोज में। ये क्योंकि ये खुद क्या होता है, ये एक सलाइवरी अमाइलेज होता है। ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, एक शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च और माइक्रोज को स्प्लिट कर देगा। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है और ये 30% ऑफ स्टार्च का हाइड्रोलिसिस यहीं पे कर देता है आपकी बकल कैविटी में। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल होता है जो एक पैसेज वे की तरह काम करता है बकल कैविटी से ईसोफेगस तक। इसका कोई ऐसा रोल नहीं होता, लेकिन ये इतना फनल शेप्ड होता है जिससे आराम से खाना जो है आपके ईसोफेगस फूड पाइप में आ जाता है। फूड पाइप थोड़ा नैरो हो जाता है तो उससे पहले फेरिंग्स से होके वो आता है, तो फेरिंग्स का रोल होता है पैसेज वे प्रोवाइड करना। नाउ ईसोफेगस विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ फूड पाइप, ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक लेके आता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत मस्कुलर होती हैं। ये क्या होता है, इसमें डाइजेशन कुछ नहीं होता, इट इज नॉट कंसर्न विथ एनी टाइप ऑफ डाइजेशन, बट इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड होती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सपेंड होती रहती है, जिससे क्या होता है कि जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो थोड़ा बहुत जो पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा हुआ है हमारा फूड, वो क्या होता है, पुश्ड होता है स्टमक की तरफ। अगर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं होगा, मस्कुलर मूवमेंट नहीं होगा, तो फूड को प्रॉब्लम आती है पुश्ड होने में स्टमक तक। तो ये इजी हो, इसलिए ये फंक्शन हमारा ईसोफेगस का होता है। नाउ ईसोफेगस से हमारा फूड पहुंचता है स्टमक में। स्टमक, अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें स्टमक की, तो स्टमक वाइट सी शेप्ड और जे शेप्ड मस्कुलर सैक की तरह प्रेजेंट होता है। ये भी मस्कुलर होता है और इसका शेप सी शेप बोल सकते हो या जे शेप बोल सकते हो, अगर ये इन्वर्टेड देख रहे हो आप तो उस तरह से होता है। और ये हमारी लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है। जो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ था फूड, ये पहुंचता है बक्कल कैविटी से, फेरिंक्स से और ईसोफेगस से होता हुआ, और ये पहुंचता है स्टमक में। स्टमक के भी फंक्शंस होते हैं, जिसके बाद स्टमक के कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें वो फंक्शंस के कारण स्टमक में खाना का क्या प्रोसेस चलता है वो होता है। जैसे फर्स्ट फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो 30% वहाँ पे डाइजेशन हो गया था उसका स्टार्ट, क्योंकि वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन तब तक चलता रहता है सलाइवरी एंजाइम से जब तक वो HCl से नहीं टकराता, क्योंकि HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारी स्टमक में प्रेजेंट रहता है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फूड को। हम हर तरह का फूड जो है अपनी बॉडी में लेते हैं, काफ़ी चीज़ें हम एसिडिक लेते हैं, कम चीज़ें हम अल्कलाइन लेते हैं, लेकिन हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ना खाना एसिडिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होना चाहिए। आपने मोस्ट ऑफ द केसेस सुना होगा कि एसिडिटी हो जाती है, इसी वजह से होता है जब हमारी स्टमक का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अब देखो, जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था तब हम ने बताया था कि वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो गया था बक्कल कैविटी में। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन 1 to 2 आवर्स लेता है डाइजेस्ट होने में स्टमक में। प्रोटीन का 3 घंटे लेता है, 3 आवर्स। और फैट जो होते हैं बहुत धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिनको कम से कम 3.5 मतलब 3.5 से 4 घंटे तक लग जाते हैं डाइजेस्ट होने में। इसीलिए फैट जो होता है इन बिटवीन हमारे टिश्यूज़ में जाके जम जाता है और फिर हमको फैटी कर देता है, ओबेस कर देता है, बिकॉज उसको खुद के डाइजेशन में टाइम लगता है, उसका डाइजेशन बहुत लेट होता है कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड जो फंक्शन होता है हमारे स्टमक का, वो होता है मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। वॉल्स जो होती है स्टमक की, वो क्या करती हैं, एक मस्कुलर कंट्रैक्शन करती हैं, वो भी मस्कुलर कंट्रैक्शन करती है जिससे फूड चर्न हो जाए। और जब ये चर्न होगा तो ये गैस्ट्रिक जूसेस से मिलता है। गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं इसमें डिसॉल्व होते हैं। स्टमक के जो मूवमेंट होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला, उससे फूड चर्न होके मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस में। थर्ड क्या होता है, पार्शियल की इनर वॉल में। स्टमक की भी एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है। इनर वॉल में कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कुछ 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, HCl को भी सीक्रेट करते हैं, कुछ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं और म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलके HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम और म्यूकस, ये तीनों मिलके बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी। तो क्या हुआ, पहले स्टोरेज ऑफ फूड, उसका फर्स्ट फंक्शन मैकेनिकल चर्निंग, नेक्स्ट है पार्शियल डाइजेशन। तो ये गैस्ट्रिक जूस की वजह से हो पाता है। एक चीज़ है HCl में, मैंने बताया कि वो क्या करता है कि आपके मीडियम को एसिडिक बना देता है। जो मीडियम जिसमें खाने को डाइजेस्ट होना है, डिसॉल्व होना है, वो मीडियम एसिडिक बनाता है, ये इसका रोल होता है। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो पेप्सिन होता है और ये इसी एसिडिक मीडियम में काम करता है। मतलब HCl वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम वर्क करे।
अब ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या वर्क करता है? ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम पेप्सिन है, ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेगा। किसका ब्रेक डाउन करेगा? प्रोटीन्स का। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन, पीपी, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पी अगेन, और किस में कन्वर्ट कर रहा है? पेप्टोन्स में, अगेन अ पी। ठीक है, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स टू पेप्टोन्स, दिस यू शुड रिमेंबर। ठीक है, पूछा जा सकता है कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, उनका क्या रोल होता है। तो यू शुड नो कि ये ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में, एक बहुत स्मॉलर यूनिट में। गैस्ट्रिक जूस में एक और होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये गैस्ट्रिक लाइपेज का फंक्शन होता है खाने को ब्रेक करके लिपिड्स में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करता है लिपिड्स में। ठीक है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है। और थर्ड 3 फंक्शंस हमारे, एक 4 फंक्शन एक और होता है स्टमक का। पहले था स्टोरेज ऑफ फूड, फिर मैकेनिकल चर्निंग, फिर पार्शियल डाइजेशन, नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ द फ्लो ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड का रेगुलेट होना जिससे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रेगुलेट मतलब जा सके। ठीक है, स्टमक से फिर कहाँ जाना है उसको? स्मॉल इंटेस्टाइन में डिस्कस किया था ना, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्टमक क्या करता है? रेगुलेट करता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम बार बार पार्शियल डाइजेस्टेड इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमारे ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं और जो मतलब अपने अपने जूसेस सीक्रेट कर रहे हैं, जैसे आपने अभी देखा प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ, तो ये पार्शियली हुआ है, ये पूरी तरह नहीं हुआ है। अगर ये पूरी तरह स्टमक में ही हो जाएगा तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक आएगा ही नहीं। व्हाट इज द रोल ऑफ देन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, इजंट इट? तो इसका ये पार्शियल डाइजेशन ही चल रहा है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं म्यूकस भी सीक्रेट करते हैं। म्यूकस एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे वो डिसॉल्व फॉर्म में रहें, लिक्विड फॉर्म में रहें, है ना, जिससे इजीली उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। नाउ ये म्यूकस जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता होगा एनी गेसेस? ये प्रोटेक्ट इसलिए करता है क्योंकि हमारा जो स्टमक में मीडियम रहता है वो एसिडिक रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपकी वॉल्स को नुकसान पहुंचा सकता है स्टमक की, तो म्यूकस की लाइनिंग जो होती है वो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग बन जाती है, जिस वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन जो लाइनिंग्स है, हमारी स्टमक की लाइनिंग है, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है और ये एक नैरो ट्यूब होती है जो 6 मीटर्स की होती है। बस ये कॉइल्ड फॉर्म में रहती है एब्डोमेन की, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत शॉर्ट होती है, बहुत छोटी सी होती है, बट इट इज 6 मीटर लॉन्ग और कॉइल्ड फॉर्म में एब्डोमेन में रहती है। ये हर्बीवोर में लॉन्ग रहती है, बहुत ज़्यादा लॉन्गर रहती है, और कार्निवोर एनिमल्स में ये शॉर्ट रहती है। हर्बीवोर्स में ये लंबी इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलोज का भी डाइजेशन होता है। हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, लीव्स खाते हैं। यू मस्ट बी नोइंग दैट कि लीव्स में सेल्यूलोज होते हैं। हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट हैं जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन कर सके, इसीलिए हम घास पत्ती ऐसे रॉ फॉर्म में नहीं खा पाते, isn't it? इंस्टेड ऑफ सम जो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं उनमें सेल्यूलोज नाम मात्र का होता है, नहीं होता। लेकिन जो ये हर्बीवोर्स खाते हैं वो उसमें प्रॉपर अमाउंट होता है सेल्यूलोज का। तो ये सेल्यूलोज का डाइजेशन करना इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो आपके हर्बीवोर होते हैं उनकी जो ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है बहुत लॉन्गर होती है, तो उसमें स्लोली सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, इट टेक टाइम। जो पार्शियली डाइजेस्टेड और चर्न फूड है ये अब स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो फूड का जो मूवमेंट होता है इस स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाने में, ये स्फिंक्टर मसल से मेंटेन होता है, रेगुलेट होता है। और ये एक पाइलोरिक एंड पे, मतलब जो बिल्कुल लास्ट वाला एंड है ना, उस पर प्रेजेंट रहते हैं। स्फिंक्टर मसल्स से आपका जो मूवमेंट होता है और पाइलोरिक एंड पे प्रेजेंट रहते हैं ये। अब ये जो अब देखिए इसमें लिवर जो है, अब इस टाइम लिवर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है।
फूड जो होता है वो एसिडिक हो चुका है, अब इसको अल्कलाइन बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? लिवर के सीक्रेशंस के थ्रू। अब लिवर का जो होता है एक डक्ट होता है, एक बाइल डक्ट होता है और एक पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। बाइल डक्ट मतलब एक लिवर से एक डक्ट जाता है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एक पैनक्रियास का डक्ट होता है। ये दोनों डक्ट जो होते हैं अपने सीक्रेशंस को ऐसे इन्वॉल्व करते हैं जिस सीक्रेशन से जिस डक्ट्स के सीक्रेशन से क्या होता है, फूड को एक मीडियम मिलता है, ठीक है। जैसे बाइल डक्ट क्या करता है, बाइल लिवर के द्वारा सीक्रेट होता है और ये गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल में बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें कोई एंजाइम्स नहीं होते, इसलिए कोई केमिकल एक्शन नहीं होता फूड पर, ठीक है, उसमें कोई केमिकल एक्शन नहीं होता। ऐसे ही क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट होता है। ये कहाँ से निकलता है? पैनक्रियास से। पैनक्रियास क्या होते हैं कि एलोंगेटेड येलोइश ग्लैंड लाइक पैरेलल टू एंड बीनेथ टू द स्टमक होते हैं। मतलब कैसे होते हैं? लीफी स्ट्रक्चर आप देखोगे डायग्राम में तो आपको लगेगा लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और पैरेलल या थोड़ा सा स्टमक के आगे पीछे होते हैं। और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। ये जो इसका एक्सोक्राइन रीजन होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को सीक्रेट करता है और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। और जो एंडोक्राइन रीजन रहता है, ये पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन रीजन है, ये इंसुलिन को सीक्रेट करता है और ग्लूकागन को सीक्रेट करता है। जो बाइकार्बोनेट सीक्रेट होते हैं ना पैनक्रियास से, वो पैनक्रियाटिक डक्ट से, वो उस मीडियम को जो कि एसिडिक था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसको अल्कलाइन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अल्कलाइन बना देते हैं। हमारा फूड अल्कलाइन हो जाता है। और ये अल्कलाइन मीडियम जो होता है वो पैनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, उसके फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो अल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं, इसीलिए अल्कलाइन मीडियम में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का फंक्शन अच्छा हो जाता है। अब जो पैनक्रियास का एक सीक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, ये भी एक एंजाइम है। ये क्या करता है? स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। और पैनक्रियाटिक का लाइपेज है, मतलब लाइपेज एमाइलेज, ये पैनक्रियास के दो सीक्रेशंस होते हैं। जो एमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज लिपिड्स का ब्रेक डाउन करता है। और एक और है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन्स का। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन भी खुद अपने आप में क्या करता है, एक इंटेस्टाइनल जूसेस सीक्रेट करता है। ये जो इंटेस्टाइनल जूस होता है बच्चों, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं और स्मॉलर यूनिट प्रोटीन्स पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर और स्मॉलर यूनिट अमाइनो एसिड्स में चले जाते हैं। अमाइनो एसिड्स में जाके ये बहुत सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे उसका प्रोटीन का पूरा डाइजेशन ही हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किससे? ये पैनक्रियाटिक लाइपेज और पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो होते हैं, इनके सीक्रेशन से, इनके एक्शन से, एंजाइम से, इनके एक्शन से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का कन्वर्जन हो जाता है उनके मोर सिंपल फॉर्म में। ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये बहुत इजीली सॉल्युबल होते हैं, डाइजेस्टिबल होते हैं, ऑब्जॉर्बेबल होते हैं। ये इनका आसानी से एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के वॉल्स द्वारा। और ये जो इंटेस्टाइन की वॉल है ये क्या करती है? ये इंटेस्टाइन के वॉल में कुछ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होती है। और ये वॉल में एक छोटे छोटे प्रोजेक्शंस भी होते हैं जिनको विलाई कहते हैं। बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। विलाई जो होते हैं वो लीफ शेप के होते हैं ड्यूडेनम में, टंग शेप के होते हैं जेजुनम में, और फिंगर लाइक होते हैं इलियम में। ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये पार्ट होते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे फूड जो एंटर होता है ड्यूडेनम में, फिर जेजुनम में, फिर इलियम में। तो मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी डिवाइडेड है। तो इसमें विलाई के प्रोजेक्शंस जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। विलाई क्या करता है? विलाई का अगर फंक्शन पूछा जाए आपसे तो विलाई क्या करता है? ये एक एब्जॉर्प्टिव सरफेस प्रोवाइड करता है
इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग को। एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कोई भी फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब तब होता है जब विलाय अच्छे से प्रोजेक्शंस, ये जो माइक्रो जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में। तो इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना फूड को, इसमें ये हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इन ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरीज से और लिम्फ वेसल से, और इस वजह से क्या होता है कि फैट्स और ज़्यादातर जो आपके प्रोटीन्स और ये सब आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट आती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ही कंटिन्यू फॉर्म को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये थोड़ा सा, इतनी नैरो वो नहीं होता इसका स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा फैला हुआ होता है, थोड़ा थिक होता है, ये वाइडर होता है थोड़ा। और इसका जो लास्ट का पार्ट होता है, जो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ, जी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, जब आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से जाता हुआ, फिर क्या होता है, कोलोन आता है, और कोलोन के बाद रेक्टम आता है, जो कि एक 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एक वर्टिकल कॉलम होता है। इसमें लार्ज ब्लड वेसल्स रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स रहते हैं। ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को कलेक्ट करता है और फीकस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फीकस माने बिल्कुल ही गंदा फॉर्म, जिसमें कुछ भी डाइजेस्ट और एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं बचा था। उस तो फिर क्या हुआ, जब ये अनडाइजेस्टेड बचा और जिसका कोई हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, तो ये फीकस के फॉर्म में कन्वर्ट होकर रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम जो होता है 2.5 सेंटीमीटर का लॉन्ग एनल कैनाल होता है, जो कि एनस में फॉलोड अप होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा जो खाना है जो अनडाइजेस्टेड है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है बॉडी द्वारा, वो क्या होता है, निकाल दिया जाता है बॉडी से। इजेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ये कोलोन, रेक्टम, ये सब किस में आते हैं, इजेशन प्रोसेस में आते हैं। अब एसिमिलेशन क्या होता है, फूड का एसिमिलेशन होना। अमीबा में मैंने आपको बताया था एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। अब ह्यूमंस में कैसे होगा, ह्यूमंस में क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ये वो प्लेस होता है जहाँ पे फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा डाइजेस्ट होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होते हैं सीक्रेट करते हैं इस एंजाइम्स को। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा जो होते हैं एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, विलाय, ये सब हमने डिस्कस किया। और लार्ज इंटेस्टाइन में पता है बच्चों बिल्कुल विलाय नहीं होते, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, ब्लड में। एब्जॉर्ब फूड जाता है ब्लड में, एंड फिर क्या होता है, जब ये एब्जॉर्ब फूड ब्लड में गया तो ब्लड द्वारा ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाके ये यूटिलाइज हो जाता है सेल्स द्वारा। तो ये जो यूटिलाइज कैसे हुआ, जब वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ब्लड स्ट्रीम में जाके फ्लो होते हुए हर बॉडी पार्ट में गया, और इस तरह से यूटिलाइज हो गया। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन, और ये एसिमिलेट हो जाता है फिर। तो बच्चों हमने आज पढ़ा पूरा डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब ये डाइजेशन में पूरा हमने डाइजेस्टिव प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया। इसमें हमने अलग अलग सीक्रेशंस को कवर किया, अमीबा को कन्वर्ट किया विच इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का होता है। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि इसमें और क्या इंक्लूड किया जा सकता है, आपको और किस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन और चाहिए, और आगे मैं इस पर भी वीडियोस बना सकती हूँ। तो काइंडली like, share and subscribe my video, and be prepared for your exams, be prepared for your studies, be regular at your studies। कुछ भी पढ़ो, डेली पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। Thank you so much for watching and patience listening. Thank you so much for your patience listening. But goodbye.